कहा जाता है राजनीति में टाइमिंग सबसे अहम चीज होती है, यानी अब कब कौन सा कदम उठाना है। अगले हफ्ते देश की संसद का मॉनसून सत्र शुरू होना है। अगले साल उत्तर प्रदेश और गुजरात समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने। ऐसे समय में जब उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण नीति का मसौदा रायशुमारी के लिए आता है, तो संसद में भी कई सांसद अब बिल लाकर देश में पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए जरूरी कदम उठाने की मांग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि लोकसभा में हमारे देश के जो सांसद बैठते हैं, जहां आगे मॉनसून सत्र में जनसंख्या नियंत्रण बिल आने पर चर्चा हो सकती है, वहां सांसदों के कितने बच्चे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार लोकसभा के 149 सांसद ऐसे हैं जिनकी 3 या 3 से ज्यादा संतानें। बीजेपी के ही 96 सांसदों के ऐसे ही जिनके 2 से ज्यादा बेटे या बेटियां हैं। अलग अलग दलों के 33 सांसद ऐसे हैं जिनके 4 या 4 से ज्यादा बच्चे हैं। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक यूनाइटेड फ्रंट के नेता बदरुद्दीन अजमल के 6 बेटे और 1 बेटी यानी 7 संतान हैं। तो बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल के सदस्य पकौड़ी लाल के भी 7 बच्चे। अब देश में जैसे ही आबादी कंट्रोल करने की बात आती है, एक बेहद जरूरी मुद्दा इस राजनीति पर भटका दिया जाता है कि समस्या जनसंख्या नहीं बल्कि समस्या मुस्लिम जनसंख्या है। क्या सच यही है? इसी मुद्दे पर आज होगी पहली दस्तक। ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो, उनको मदरसे में आतंक की तालीम दो। जैसे मुसलमान भाई हैं, उनकी 3-3 औरतें होती हैं। मुस्लिम भाई भी जनसंख्या नियंत्रण की बात को समझेंगे। हिंदू तो कानूनन रूप से भी रुक जाएगा और वो नौकरी के चक्कर में, बच्चों के करियर के चक्कर में रुक जाएगा। लेकिन क्या होगा, एक वर्ग जो मुस्लिम वर्ग है खासतौर से, उसमें जो अशिक्षित लोग भी हैं, तो वो जनसंख्या अपनी बढ़ाना शुरू करेंगे। भारत की आबादी को असंतुलित करने में आमिर खान जैसे लोगों का हाथ, ये दुर्भाग्य है। राजनीति ने हिंदुस्तान के एक बड़े तबके में ऐसी सोच का विकास किया जिनसे अगर पूछिए कि बढ़ती आबादी का जिम्मेदार कौन, तो जवाब में एक धर्म की तरफ उंगली उठाने लग जाएंगे और दलील में ऐसे तर्क देंगे जैसे मुस्लिम कई शादियां करते हैं तो ज्यादा बच्चों को जन्म देकर जनसंख्या बढ़ाते हैं। कुछ का तर्क आता है कि अरे देखिए, मुस्लिम परिवारों की आबादी एक दिन देश में ज्यादा हो जाएगी। अगर आपने पलटकर पूछा कि मुस्लिम नागरिक क्यों ज्यादा दिखते हैं आपको, तो वो कुछ राज्य और जिलों का उदाहरण देकर कहेंगे देखो वहाँ मुस्लिम ही सिर्फ ज्यादा दिखते हैं। ऐसी दलीलों की बौछार देश में अभी दोबारा होने लगी जब उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण नीति का ड्राफ्ट रविवार को आया। जब संसद के मानसून सत्र में अगले हफ्ते सांसद रवि किशन और राकेश सिन्हा समेत कुछ और सदस्य आबादी कंट्रोल करने के लिए कानून बनाने को प्राइवेट मेंबर बिल लाने जा रहे हैं और मध्य प्रदेश में बीजेपी के विधायक मंत्री अपनी ही सरकार से जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की मांग करने लगे हैं। यदि इसके नहीं रोका गया तो 2% भूभाग पर, दुनिया का 2% भूभाग हमारे पास है और 17% लोग रह रहे हैं। 2050 तक हम दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश बनकर रह जाएंगे। ऐसी स्थिति में संसाधन और जनसंख्या के बीच असंतुलन पैदा होगा। यदि इस देश के भविष्य के लिए हमें सही रास्ता अपनाना है तो निश्चित रूप से हमें जनसंख्या नियंत्रण को कानून की परिधि में लाना चाहिए। तो सवाल ये कि जब 7 महीने में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर में विधानसभा का चुनाव होना है, तब जनसंख्या नियंत्रण नीति पर देश में शुरू हुई बहस क्या चुनावी टाइमिंग से जुड़ी है? ये सवाल मायावती उठाती है और सरकार की नीति और नियत पर शक जताती है। इस सवाल के जवाब की तलाश में पहले एक बयान सुनते हैं। हमारे यहाँ बेतहाशा जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है। 2019 में प्रधानमंत्री ने देश में जनसंख्या नियंत्रण की जागरूकता लाने का जिक्र किया, लेकिन निहायत जरूरी
जनसंख्या नियंत्रण की नीति प्रधानमंत्री की अपील के 23 महीने बाद सीधे चुनाव के नजदीक खड़े उत्तर प्रदेश से आती है। मसौदा आते ही आबादी को कंट्रोल करने से जुड़ी नीति पर चर्चा की जगह मुस्लिम भारतीय परिवारों को जनसंख्या बढ़ाने के कटघरे में खड़ा किया जाता है। आसाम में ये हिंदुओं का 2 से नीचे है, मुसलमानों का 3.16 है। केरल में हिंदुओं का 1.7 से नीचे है और मुसलमानों का 2.33 है। ये जो डेमोग्राफिक इम्बैलेंस है, इससे भी तनाव बढ़ते, इससे भी कष्ट बढ़ते हैं और इसलिए हम उम्मीद करेंगे कि हमारे मुस्लिम भाई भी जनसंख्या नियंत्रण की बात को समझेंगे। ये जो दुनिया कहती थी कि ये अंडा बेचने के अलावा ज्यादा कुछ अकल है नहीं, इतना ही करे तो ज्यादा ठीक है, भारत की आबादी को असंतुलित करने में आमिर खान जैसे लोगों का हाथ, ये दुर्भाग्य है। मुस्लिम कट्टरपंथी समाज की देवबंद जैसी ऑर्गेनाइजेशंस इसका विरोध इसलिए कर रही हैं क्योंकि इंसानी हुकूक नाम की, ह्यूमन राइट्स नाम की इस्लाम में कोई चीज है ही नहीं। उनका यह सोचना है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो, उनको मदरसे में आतंक की तालीम दो और फिर उनको आतंक से जोड़कर पूरी दुनिया में एक बड़ी फौज बनाओ और उनको अल्लाह के नाम पर शहीद करो। जैसे मुसलमान भाई हैं, उनकी 3 औरतें होती हैं। अगर वो कहेंगे कि मेरी पहली औरत से 2 बच्चा पैदा हुए, दूसरी से 2 बच्चा हुए, तीसरी 2 हुए तो मेरे 6 हो जाएंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं है। पुरुष तो एक ही रहेगा ना। तो आप चाहे 4 बीवी रखिए, चाहे 5 बीवी रखिए, लेकिन गिनती बच्चे की 2 ही होगी। 2 ज्यादा पैदा करेंगे आप तो उसको न तो वोट देने का अधिकार रहेगा। ऐसा कानून बना जाए तो देश का भला होगा। देश में अभी नहीं, दावा है कि 1901 में भी अविभाजित भारत में आई आबादी की गणना पर भी ऐसे ही आरोप मुस्लिम नागरिकों पर लगाए गए। लेकिन क्या अब भी यही सच्चाई है? कुछ आंकड़े हमने खंगाले हैं जो बताते हैं कि 1998-99 में दूसरे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के समय जनन दर यानी एक महिला अपने जीवन काल में जितने बच्चे पैदा करती है, उस आधार पर हिंदुओं में 2.8 और मुस्लिम परिवार में 3.6 बच्चा प्रति महिला जनन दर थी। 2005-06 में तीसरे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार ये घटकर हिंदुओं में 2.59 और मुसलमानों में 3.4 रह गई। 2015-16 के आखिरी मौजूद परिवार स्वास्थ्य सर्वे में हिंदू महिला की प्रजनन दर 2.13 और मुस्लिमों में घटकर ये 2.61 आई। ये 3 राष्ट्रीय सर्वे कहते हैं हाँ, ये तो सच है कि मुस्लिम महिलाएं अपने जीवन काल में हिंदू महिला के मुकाबले ज्यादा बच्चों को जन्म देती हैं। लेकिन सच्चाई ये भी कि पिछले सदी के आखिरी दशक में जहां मुस्लिम महिलाएं औसत जीवन काल में 3.6 बच्चों को जन्म दे रही थी, वो 2015-16 तक घटकर 2.61 पर आ चुका है। फिर भी ये सोच बनी हुई है कि मुस्लिम तेजी से आबादी बढ़ा रहे हैं, 4 शादियां करते हैं, कई बच्चों को जन्म देते हैं, परिवार नियोजन को गैर इस्लामी मानते हैं। ऐसे आरोपों को बल देने के पीछे भी सियासत ही है और उस सियासत का चेहरा मोहरा बनते हैं समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क जैसे नेता। अब इस पर तो अल्लाह के ऊपर छोड़ो, जो जिसका पैदा होगा वो उसका अपना रिस्क, अपनी जो की किस्मत साथ लेके आता है। वो इसमें ये थोड़ी कि उसे अगर वो आ जाएगा देश में बिल्कुल नहीं भुखमरी हो जाएगी। अरे भुखमरी तो अब देश आज भी हो रही है। धर्म वाली ऐसी ही राजनीति के बीच में आबादी नियंत्रण का बेहद जरूरी मुद्दा गौड़ होने लगता है। जागरूकता की जगह बंटवारा फैलता है, जनसंख्या नियंत्रण के फायदे की जगह डर दिखाया जाता है। इसीलिए जरूरी है दस्तक दी जाए उस सोच पर जिसे बढ़ती आबादी की समस्या में भी सियासत का अवसर नजर आ जाता है। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। अब बात उस राजस्थान की जहां 90 के दशक में ही जनसंख्या नियंत्रण नीति आई, लेकिन अपने ही नागरिकों को बचाने में सरकारें राजस्थान की कितनी लापरवाह है, इसकी कहानी सुनकर आपको संभव है गुस्सा आएगा। राजस्थान में आमेर किले में बिजली गिरने से रविवार को 11 लोगों की जान गई।
लेकिन विश्वास मानिए, अगर सरकारें और सरकारी व्यवस्था सोती नहीं रहती, लापरवाही न करती, नियमों का पालन करती, तो सिर्फ 50,000 रुपए में 11 जिंदगियों पर मौत की बिजली गिरने से बचाया जा सकता था। आमेर किला, जिसकी पर्यटन से 40 करोड़ रुपए की सालाना कमाई होती है, वहां 11 लोगों की मौत इसीलिए हो गई क्योंकि बिजली गिरने से बचाने वाला त्वरित चालक यंत्र, जिसे थंडर स्टिक या फिर लाइटनिंग कंडक्टर भी कहते हैं, वही नहीं लगाया गया। त्वरित चालक या थंडर स्टिक तांबे की बनी ऐसी स्टिक होती है जो ऊंची इमारतों को बिजली गिरने पर सुरक्षा के लिए लगाई जाती है, क्योंकि बिजली गिरने की स्थिति में यह यंत्र बिजली के चार्ज को सीधे नीचे जमीन में पहुंचा देता है, ऊंची इमारत और वहां मौजूद लोगों की रक्षा कर सकता है। आज तक के पास मौजूद दस्तावेज बताते हैं कि कई बार लिखे जाने के बावजूद आमेर के किले में बिजली गिरने से बचाने वाली थंडर स्टिक को लगाया ही नहीं गया। नतीजा, 11 परिवार उजड़ गए। किसी के घर का बेटा, किसी का भाई, किसी का पति और किसी की बेटी बहन, ये उन 11 नौजवानों की तस्वीर है जो 11 जुलाई को आमेर किला घूमने गए। खराब मौसम में बिजली गिरी, जिंदगी पर वज्रपात हुआ। इसे प्राकृतिक आपदा कहकर टाल देना गलत होगा, क्योंकि ये वो चेहरे हैं जिनकी मृत्यु की वजह भले आसमान से गिरी बिजली हो, लेकिन जान न बचा पाने की वजह सरकारी सिस्टम की नींद बेहोशी है। राजस्थान का यही आमेर किला सरकार के खजाने में पर्यटकों के दम पर सालाना 40 करोड़ रुपए देता है। इसी आमेर किले के दम पर पधारो हमारे देश और जाने क्या दिख जाए के सरकारी स्लोगन पर वाहवाही सत्ता लूटती रही है। इसी आमेर किले में हर साल औसत 18 लाख पर्यटक देश विदेश से आते हैं, लेकिन उन्हीं सैलानियों की जिंदगी बचाने के लिए मूलभूत सुरक्षा सुविधाओं पर सन्नाटा खींचे बैठी रहती है सरकारी व्यवस्था। और जब 20 से 30 साल के नौजवान बिजली गिरने से मर गए तो मुख्यमंत्री का ट्वीट आता है, जो बहादुरी से रेस्क्यू ऑपरेशन के नाम पर अपनी ही सरकार की पीठ थपथपा लेते हैं। दरअसल ये एक तरीका है अपनी लापरवाही छिपाने का, जिसका दस्तावेज आज तक के पास है, जिसकी गवाही आज तक के कैमरे में कैद है। आमेर के किले में 50,000 रुपए की कीमत वाला सिर्फ एक त्वरित चालक यंत्र लगा है, जबकि दावा है कि आमेर के किले में 5 से 6 त्वरित चालक यंत्र की जरूरत है। वो थंडर स्टिक अगर जरूरत मुताबिक लगी रहती तो बिजली गिरने पर 11 लोगों की जान बच सकती थी। आकाशीय बिजली गिरना प्राकृतिक आपदा है, मगर सरकारी लापरवाही से जाने जाएं तो यह मानव निर्मित आपदा है। मैं आमेर में हूँ, देखा जा सकता है यहाँ पर इस छतरी के पास 2013 में आकाशीय बिजली गिरी थी, तब लाइटनिंग एक्सेप्टर यहाँ पर लगाया गया था, जिसे त्वरित यंत्र कहते हैं। उसके बाद 2019 में इस आमेर के किले में आकाशीय बिजली गिरी। उस वक्त भी यह पत्र लिखा गया था राजस्थान सरकार को कि यहाँ पर लाइटनिंग एक्सेप्टर लगाने की जरूरत है, त्वरित यंत्र लगाने की जरूरत है। आज तक के पास मौजूद दस्तावेज बताते हैं कि आमेर किला अधीक्षक की तरफ से 22 अप्रैल 2013 को चिट्ठी लिखकर आमेर के किले में त्वरित चालक यानी थंडर स्टिक लगाने की जरूरत बताई गई। इसके अलावा आर्कियोलॉजिकल विभाग ने भी कई बार लाइटनिंग कंडक्टर यानी त्वरित चालक यंत्र को आमेर में लगाने की चिट्ठी लिखी, लेकिन सुनवाई कभी नहीं हुई। सर देखिए कि मैं सिर्फ लिख सकता हूँ, अब कहाँ लगाने हैं, क्या क्या लगाने हैं, ये तो इंजीनियर्स तय करें या उस संबंधित कंपनी को बुला के उनसे पूछें। लेकिन 2013 में लिखा, इससे पहले भी लिखे हैं, 2013 से पहले भी लिखे हैं और वर्तमान में हमने कल ही लिखा है। तो लगातार ऐसा पत्राचार हम करते रहे हैं कि यहाँ सुरक्षा गजेट्स पूरे लगे। तो आपका सवाल होगा, फिर आमेर किले में बिजली से मरने के लिए पर्यटकों को छोड़ देने वाली लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? तो सुन लीजिए, आमेर किले की देखरेख का जिम्मा
आमेर विकास प्राधिकरण करता है, जिसके अध्यक्ष खुद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। सचिव इस प्राधिकरण के कला संस्कृति विभाग के सचिव होते हैं, लेकिन आमेर के किले में सुरक्षा के लिए पुरातत्व विभाग की चिट्ठी का जवाब सरकार से कभी कुछ आया ही नहीं। मुख्यमंत्री के पास ही आपदा प्रबंधन मंत्री की भी जिम्मेदारी है, लेकिन आमेर में खराब मौसम की चेतावनी देकर पर्यटकों को जाने से रोकने का अलर्ट तक कहीं से नहीं आया। इतना सब कुछ हो जाने पर सरकार के मंत्री कहते हैं कमी तो कोई नहीं है। एक आदमी की भी डेथ होती है तो हमारी भी आत्मा रोती है। हम नहीं चाहते किसी आदमी की डेथ हो, प्राकृतिक आपदा हो चाहे वैसे हो, हम तो चाहते हैं हर आदमी को सुविधा मिले, वो जिंदा रहे, हमारे बीच में रहे, सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। कोई कमी सरकार नहीं रखी। कोई कमी न रखने की बात करती सरकार, काश पहले आमेर के किले में जरूरत मुताबिक बिजली गिरने से बचाने वाले तड़ित चालक यंत्र पर्याप्त संख्या में लगाती तो 20 से 30 साल के नौजवान आज जीवित होते, जिन्हें प्राकृतिक आपदा के खाते में मृतक मान लिया गया, लेकिन मौत की वजह सरकारी लापरवाही है। शरद कुमार, जयपुर आज तक। अब भी चेत जाएं और कई बदलाव हो तो भी माने कि सबक सीखा गया इस दुर्घटना से। बहरहाल आज सुबह कई अखबारों ने विज्ञापन आया, लिखा था महीने भर के पेट्रोल की चीज से कीमत से फला चीज सस्ती है। यानी अब दूसरे लोग पेट्रोल की महंगाई दिखाकर अपनी चीज सस्ती बताकर बेचने लगे। महंगाई थमी नहीं है। रिपोर्ट आई है कि जिन्होंने कोरोना काल में अपने घर के गहने गिरवी रखकर खर्च चलाना चाहा, वो अब वापस अपने घर के गहने वापस नहीं ले पाए। जनता का सोना बाजार में बिकने लगा। ऐसे में महंगाई पर राजनीति की दस्तक तेज हुई। देश भर में कांग्रेस महंगाई को मुद्दा बनाकर प्रदर्शन कर रही है। 7 से 17 जुलाई तक महंगाई सड़क पर प्रदर्शन का मुद्दा है और फिर अगले हफ्ते से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र में भी महंगाई ही सदन के भीतर हंगामे की वजह बनने वाली है। लेकिन क्यों? क्योंकि अभी दाल में 10% दाम उछले हैं, फलों की कीमत 11.82% ज्यादा है, अंडे की महंगाई 20% है और सबसे ज्यादा खाने के तेल में महंगाई का छौंक 34% के पार। रांची में सड़क पर गोबर के उपले लगाकर खाना बनाती कांग्रेस कार्यकर्ता गैस के दामों से जलती जनता की जेब का मुद्दा उठाती है। महंगाई सिर्फ खाना पीना, गैस जलाने की नहीं है। हेल्थ यानी स्वास्थ्य सुविधाओं की महंगाई दर 7.71% पर और ईंधन बिजली की महंगाई दर 12.68% पर है, जबकि ट्रांसपोर्टेशन की महंगाई 11.56%। महंगाई का मुद्दा चुनावों में अब उतना गर्म नहीं होता जितना पहले होता आया। कांग्रेस इसी मुद्दे को अब संसद के मानसून सत्र में प्रमुखता से उठाएगी। मोदी और महंगाई दोनों देश को मार रही हैं। डीजल, पेट्रोल और गैस की बढ़ी कीमतें बजट बिगाड़ गई और बाकी कुछ बचा था तो महंगाई मार गई। अच्छे दिन तो आए नहीं, महंगे दिनों ने देश के जनता का बजट जरूर बिगाड़ दिया। थोड़ा समय हम लोगों को धैर्य और धीरज का परिचय देना चाहिए। सरकार सुनिश्चित करेगी कि इस प्रकार का कोई भी बोझ भारत के आम नागरिक पर न पड़े। कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हैं और राहुल गांधी ट्विटर से महंगाई का मुद्दा उठाते हैं। सुबह तेल के दाम की महंगाई के साथ सवाल किया, शाम को कोरोना काल में महंगाई बढ़ने, आमदनी घटने के कारण घर का गहना सोना बेचने को मजबूर नागरिकों को लेकर सरकार से सवाल किया। आरबीआई का डेटा कहता है कि मार्च 2020 के मुकाबले मार्च 2021 तक एक साल के भीतर सोना गिरवी रखकर लोन लेने की दर में 82% का उछाल आया, जबकि गोल्ड के बदले लोन देने वाली एक बड़ी कंपनी ने मार्च के बाद 3 महीने में 404 करोड़ रुपए का सोना बेचा है। दावा है कि यह सोना वही है जो जनता ने गिरवी रखकर अपना घर खर्च, अपनी जरूरतें पूरी करनी चाहिए, लेकिन कर्ज नहीं चुका पाई। और ये नौबत उन परिवारों पर आई जिनकी जमा पूंजी कोरोना की पहली लहर में ही खत्म हो गई। जैसे तमिलनाडु के किसान की कहानी आपको हमने दिखाई थी। थिरुथानी में 37 साल के किसान
नागराज के पास जब खेत को फसल के लिए तैयार करने का भी पैसा नहीं बचा तो उधार लेकर बेटे की साइकिल ऐसे तैयार कराई जिससे पिता पुत्र दोनों इस खेत को जोत सके। ऐसे सैकड़ों परिवारों ने घर चलाने के लिए जो गहना गिरवी रखा उसे छुड़ाने का पैसा भी वो जुटा नहीं पाए। आज तक ब्यूरो। कोरोना की तीसरी लहर की बात करेंगे, उसका खतरा भारत पर मंडरा रहा है। डॉक्टर विशेषज्ञ लगातार चेतावनी दे रहे हैं लेकिन लोग मान नहीं रहे। अपनी लापरवाही से सबको खतरे में डालने वाले ऐसे ही लोगों को जगाने के लिए दस्तक देना आज बहुत जरूरी हो गया। इसके लिए हम आपको इंडोनेशिया ले चलते हैं, जो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा आबादी वाला देश है, लेकिन इंडोनेशिया की सबसे बड़ी पहचान उसके ज्वालामुखी है जो वक्त वक्त पर फूटते रहते हैं। लेकिन इस बार इंडोनेशिया कोरोना की ज्वालामुखी की चपेट में है। इस वजह से वहां पर ऑक्सीजन की भारी कमी हो गई है। अस्पताल में बेड न मिलने से लोग इलाज के लिए भटक रहे हैं। इलाज और ऑक्सीजन न मिलने से लोग घर में ही दम तोड़ रहे हैं। इंडोनेशिया अब दुनिया भर से मदद मांग रहा है। अहम बात यह है कि मई में इंडोनेशिया ने दूसरी लहर से जूझते भारत को 3,400 ऑक्सीजन सिलेंडर और कॉन्सेंट्रेटर दिए थे, लेकिन 2 महीने के अंदर ही वो अपने सबसे मदद मांग रहा है। जो लोग मास्क न पहनने का बहाना खोजते हैं, जो समझते हैं कि कोरोना चला गया, वो दस्तक की ये रिपोर्ट आज जरा ध्यान से देखें। कुछ लोग तो बड़ा सीना तान करके बोलते हैं, अरे भाई तीसरी लहर आने से पहले हम एंजॉय करना चाहिए। भीड़ से दूर रहने का समय निकल गया, अब आप घूमने फिरने आओ, नजारे लो जिंदगी के। लोगों को समझाना जरूरी है कि तीसरी लहर अपने आप नहीं आएगी। आज सवाल ये होना चाहिए हमारे मन में कि तीसरी लहर को आने से कैसे रोकना, हमारे प्रोटोकॉल को चुस्ती से कैसे अमल करना। कोरोना का डर तो है, लेकिन घर में हम बहुत बोर हो चुके हैं बैठ बैठ के, इसलिए तो थोड़ी आउटिंग करने का मन हुआ, इसलिए नहीं। मौज आ रही है पूरी। मोदी से गुजारिश है लॉकडाउन न लगाए, अपना माहौल सही रखे। और ये कोरोना ऐसी चीज है वो अपने आप नहीं आती, कोई जाकर के ले आए तो आती। और इसलिए हम अगर इन चीजों को बराबर सावधानी करेंगे तो हम तीसरी लहर को ही रोक पाएंगे। प्रधानमंत्री का संदेश साफ है कि कोरोना को लेकर ये बेफिक्री देश को भारी पड़ सकती है, लेकिन अगर किसी को भी रत्ती भर लगता है कि कोरोना खत्म हो गया है तो उसे इंडोनेशिया से जुड़ी ये खबर ध्यान से देखनी चाहिए, जहां कब्रिस्तान शवों से भर गए हैं। कोरोना से मरने वालों की संख्या इतनी ज्यादा है कि जेसीबी मशीन से कब्र खोदी जा रही है। अगर किसी को भी लगता है कि वैक्सीन लगवाने के बाद मास्क लगाना जरूरी नहीं है, तो इंडोनेशिया की यह कहानी किसी की भी आंख खोल सकती है। मई महीने में इंडोनेशिया ने दूसरी लहर से जूझते भारत की मदद की थी। इंडोनेशिया ने मदद के तौर पर 3,400 ऑक्सीजन सिलेंडर और कंसेंट्रेटर दिए थे, लेकिन 60 दिन के अंदर ही जो देश दूसरों की मदद कर रहा था वो आज मदद के लिए झोली फैलाकर खड़ा है। भारत की तरह इंडोनेशिया में भी अचानक ऑक्सीजन की मांग बढ़ने से अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हो गई। इस वजह से वहां मरीज के रिश्तेदार ऑक्सीजन के लिए भटक रहे हैं। जिस तरह मई के महीने में भारत के अस्पताल मरीजों से भर गए थे और इस वजह से अस्पताल के बाहर ही इलाज करवाते कोरोना संक्रमित मरीजों की तस्वीरें भी सामने आई थी। यही हाल आज इंडोनेशिया का है, जिसके अस्पतालों में क्षमता से ज्यादा मरीज पहुंच रहे हैं। दूसरी लहर की वजह से भारत में मई महीने में ही 3 लाख से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ दिया था। शमशान में शवों का अंतिम संस्कार करने के लिए भी लाइन लगानी पड़ रही थी। यही हाल आज इंडोनेशिया का है। इंडोनेशिया में इतनी रफ्तार से केस आ रहे हैं कि सरकार ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं और अब उसकी कोशिश ये है कि लोग घरों के बाहर न निकले। इसके लिए कलाकारों के जरिए लोगों को भूत से डराया जा रहा है। सफेद कफन पहनकर कलाकार रात में चौराहों और सड़क किनारे भूत बनकर बैठ जाते हैं। लोग उन्हें देखकर डरते हैं और घरों से निकलने से बचते हैं। लेकिन ये सब करने के बावजूद कोरोना की रफ्तार वहां धीमी नहीं हो रही।
सोमवार को इंडोनेशिया में 24 घंटे के अंदर 40,427 नए केस मिले। इसके अलावा 24 घंटे में 891 लोगों की मौत भी हो गई, जो इंडोनेशिया में कोरोना की शुरुआत से अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इंडोनेशिया में कोरोना से अब तक 67,355 लोगों की जान जा चुकी है। जानकारों को लगता है कि इंडोनेशिया में कोरोना से मौत की संख्या इससे ज्यादा हो सकती है, क्योंकि राजधानी जकार्ता के बाहर कोरोना के इलाज की पर्याप्त सुविधाएं नहीं है। बढ़ते मामले को देखते हुए इंडोनेशिया की सरकार ने बीते दिनों देश के प्रमुख द्वीपों जावा और बाली में लॉकडाउन लगा दिया। इस सब के बावजूद इंडोनेशिया के सरकारी अस्पतालों में मरीजों की बाढ़ आ गई है, जिससे कोरोना संक्रमित लोगों को वापस भेजा जा रहा है। इंडोनेशिया की सरकार ने हालात को काबू करने के लिए पड़ोसी देशों चीन, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया से मदद मांगी है। इंडोनेशिया की सरकार 36,000 टन ऑक्सीजन और 10,000 कंसंट्रेटर खरीदने की तैयारी कर रही है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रीसेंट सोसाइटी के अनुसार इंडोनेशिया कोविड-19 से तबाही की कगार पर झूल रहा है। भारत ने जो दर्द और तकलीफ मई महीने में झेली थी, वैसी हालत इंडोनेशिया की इस वक्त है। ऐसे में ये तस्वीर हिल स्टेशन को कोरोना का केंद्र बनाने वालों को ये याद दिलाती है कि कोरोना चंद हफ्तों में ही दोबारा तबाही मचा सकता है। यही बात प्रधानमंत्री ने एक बार फिर देश को समझाने की कोशिश की। साथियों, हमें कोरोना वायरस के हर वेरिएंट पर भी नजर रखनी होगी, क्योंकि ये बिल्कुल बहुरूपिया है, बार बार अपने रंग रूप बदल देता है और उसके कारण हमारे लिए भी चुनौतियां खड़ी करता है। और इसलिए हमें हर वेरिएंट पर बहुत बारीकी से नजर रखनी पड़ेगी। म्यूटेशन के बाद ये कितना परेशान करने वाला होगा, इस बारे में एक्सपर्ट्स लगातार स्टडी कर रहे हैं। वायरस का प्रहार वो 2 गज की दूरी, मास्क और वैक्सीनेशन के कवच के सामने कमजोर पड़ जाएगा। इंडोनेशिया अपने यहाँ फूटने वाले ज्वालामुखियों की वजह से अक्सर चर्चा में रहता है, लेकिन जो नुकसान कोरोना के ज्वालामुखी ने उसे पहुँचाया है, उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। आज तक ब्यूरो। तो सवाल तीसरी लहर का नहीं है, सवाल उसे रोकने का है। तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए आज उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया, लेकिन देश की असली चिंता हिल स्टेशंस पर लोगों की वो बेफिक्री है जो तीसरी लहर को न्योता दे रही है। हिमाचल प्रदेश का शिमला, जम्मू कश्मीर का पटनी टॉप, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग का चोपता, देश के किसी भी हिल स्टेशन का नाम लीजिए, कोरोना को लेकर हर जगह लापरवाही की तस्वीरें एक जैसी है। सर, मन का डर की बात यह है कि डर के जिएंगे तो जिंदगी कैसे जी पाएंगे। डर में जिएंगे तो जिंदगी नहीं जी पाएगा आदमी। जिंदगी जीने का जुनून ऐसा है, भले ही जिंदगी दांव पर लग जाए। तभी तो शिमला घूमने आए लोगों को बच्चों की तरह मास्क लगाने के लिए याद दिलाना पड़ रहा है। कृपया ध्यान दें, शिमला पुलिस आपका स्वागत करती है। सभी पर्यटकों और स्थानीय लोगों से निवेदन है कि कृपया मास्क पहन के रखें, उचित दूरी बना के रखें। मना करने के बावजूद लोग मानने को तैयार नहीं है। लेकिन शिमला में जहां पुलिस नहीं है, वहां लोग बिना मास्क हर नियम तोड़ रहे हैं। कोरोना को लेकर इसी लापरवाही को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि लोग कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी को मौसम के अलर्ट की तरह लेते हैं। उन्हें इस खतरे को गंभीरता से लेना होगा। जब हम थर्ड वेव की बात करते हैं तो हम थर्ड वेव को मौसम के समाचार की तरह से, वेदर अपडेट की तरह से सामान्य रूप में ले रहे हैं। हम उसकी गंभीरता और उससे संबंधित अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को शायद जिस स्थाई पर समझने की जरूरत है, वहां पर कुछ चूक हो रही है। यह मानसून की बारिशों से आने से पहले कहीं हम घूमने चले जाएं, या ऐसा कोई सिंपल आचरण नहीं है, बल्कि वायरस वर्सेस ह्यूमन बीइंग, इसके बीच चलने वाली कंटिन्यूअस लड़ाई है। इसलिए जरूरी है कि हम सब यह समझें कि थर्ड वेव प्रकृति से ज्यादा हमारी प्रवृत्ति पर डिपेंड करेगी।
कुछ लोग भले ही दूसरी लहर से सबक सीखने को तैयार ना हो, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने अपनी पुरानी गलती से सीखते हुए कांवड़ यात्रा को रद्द करने का फैसला किया है। उत्तराखंड में इस साल कांवड़ यात्रा नहीं होगी। राज्य सरकार ने इस साल कांवड़ यात्रा को रद्द करने का ऐलान किया। ये फैसला कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए लिया गया है। अप्रैल और मई के महीने में कोरोना की दूसरी लहर की एक बड़ी वजह कुंभ और दूसरे धार्मिक आयोजनों को बताया गया, लेकिन इस बार उत्तराखंड सरकार ने देरी न दिखाते हुए ये फैसला लिया ताकि हरिद्वार में भीड़ इकट्ठी न हो। दरअसल कांवड़ यात्रा में यूपी, दिल्ली और हरियाणा के श्रद्धालु गंगा का पानी लेने के लिए उत्तराखंड के हरिद्वार आते हैं। भीड़ को रोकने के लिए उत्तराखंड सरकार ने पहले ही टैंकरों से पड़ोसी राज्यों तक गंगा जल भिजवाने का काम किया है। उत्तराखंड ने भले ही कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इसके पक्ष में है। योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं कि कांवड़ यात्रा पर वो पाबंदी नहीं लगाएंगे और सारे कोविड नियमों के साथ यात्रा पूरी की जाएगी। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री का रुख फिलहाल साफ नहीं है। तीसरी लहर को रोकने के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी हिल स्टेशनों पर भीड़भाड़ वाली सैर और धार्मिक आयोजनों की इजाजत को खतरनाक बता चुका है। But what we see, there is the people are little complacent now. They are getting relaxed. They are definitely they are got bored with the long period of these lockdowns. So they have started coming out. So it is our duty at this moment to caution them. IMA ने सरकार को सावधान करते हुए एक चिट्ठी लिखी, जिसमें लिखा, ऐसे समय में जब हर किसी को तीसरी लहर को रोकने के लिए काम करना चाहिए, तब देश के कई हिस्सों में सरकारें और लोग लापरवाह हो रहे हैं। कोविड के नियमों का पालन के बगैर भीड़ इकट्ठी हो रही है। पर्यटन, तीर्थ यात्रा, धार्मिक उत्सव सब जरूरी है, लेकिन उनके लिए हम कुछ महीने इंतजार कर सकते हैं। IMA से पहले कई संस्थान तीसरी लहर को लेकर चेतावनी दे चुके हैं, जिनकी चिंता को हिल स्टेशनों पर इकट्ठा हो रही ये भीड़ बढ़ा रही है, जहां घूमने के रोमांच में मास्क को भुला दिया गया है।